नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही शानदार स्टोरी। दोस्तों, ये जो कहानी थी बहुत ही झकझोरने वाली थी और कहानी एक अफ्रीकी देश युगांडा की। और युगांडा में ये बात है दोस्तों 1972 ईस्वी की, जब भारतीय लोग थे उनके बहुत ही बुरे दिन आए थे, क्योंकि दोस्तों वहाँ के जो तानाशाह थे ईदी अमीन, तो ईदी अमीन उनको देश निकाला दे देता है। और ये करीबन 60,000 लोग थे, भारतीय थे, भारतीयों के अलावा और एशियाई देशों के थे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी दोस्तों नॉलेज मिल सके। ये दोस्तों तानाशाह हैं ईदी अमीन, ये जो ब्लैक फ़ोटो है ये, इन्होंने आदेश दिया था भारतीयों को बाहर निकालने का। तो दोस्तों पहले बताते हैं आपको युगांडा पड़ता कहाँ है। एक बार मानचित्र दिखाता हूँ मैं आपको। ये दोस्तों अफ्रीका का मानचित्र है। इस मानचित्र में ये आपको झील दिख रही है, झील विक्टोरिया झील है, और ये विक्टोरिया झील के पास में ये क्षेत्र है, ये युगांडा है। इस देश में दोस्तों यहाँ दोस्तों ये युगांडा पहले अंग्रेज़ों का अधीन होता है और भारत भी अंग्रेज़ों का अधीन होता है। तो यह बताते हैं गन्ने की खेती हुआ करती थी शुरुआत में, करीबन 19वीं सदी के अंत की बात है। तो यहाँ गिरमिटिया पत्ती के तौर पर इन लोगों को युगांडा ले जाते हैं ब्रिटिश सरकार, और धीरे धीरे ये लोग वहीं बस जाते हैं और गन्ने के खेतों में काम करते थे अधिकांश लोग। तो दोस्तों वहीं बस जाते हैं धीरे धीरे, और फिर इनकी दोस्तों इस तरह बुरे दिन आने शुरू होते हैं 1972 में। अब दोस्तों कहानी शुरू करते हैं, आते हैं कहानी पर। सबसे पहले ये दोस्तों बात है 4 अगस्त 1972 ईस्वी की। तब ईदी अमीन जो वहाँ के तानाशाह थे युगांडा के, उनको सपना आता है। सपने में ये आता है कि अल्लाह ने उन्हें आदेश फरमाया है कि जो एशियाई लोग हैं उन्हें 90 दिन के अंदर अंदर युगांडा को खाली कर देना चाहिए। ये दोस्तों वो सपने में ये चीज़ आती है। और ईदी अमीन का परिचय बताऊँ आपको, तो ये इनकी हाइट थी 6 फीट 4 इंच लंबा था ये। देखो सर, एक मिनट देखिए आप, कितना काला हबशी था ये फ़ोटो, ये रहा ईदी अमीन का। इस तरह था, देखिए बिल्कुल डरावना लोग था ये। 6 फीट 4 इंच लंबा था, 135 किलो वज़न था इसका। और ये पूर्व में हैवी वेट चैम्पियन रह चुका था ये सेना के अंदर। और इसने क्या करा था, फिर सेना में रहते रहते ये सेना प्रमुख तक बना था। और इसने जो मिल्टन ओबोटे थे युगांडा के राष्ट्रपति, उसको हटा के उनका तख्ता पलट करके शासक बनता है और 8 वर्ष तक शासन करता है 1971 से 1979 के बीच। तो दोस्तों सपना आता है कि 4 अगस्त 1972 को कि जो ब्रिटिश पासपोर्टधारी एशियाई हैं, इनमें से दोस्तों ज़्यादातर ब्रिटिश पासपोर्टधारी थे। करीबन 60,000 में से 30,000 ब्रिटिश पासपोर्टधारी थे, और कुछ के पास पासपोर्ट नहीं था ब्रिटिश और देशों के, यानी केवल युगांडा के नागरिक थे, लेकिन वो एशिया के थे। उनको भी बाहर निकालने का आदेश देता है। तो शुरुआत में तो भारतीय लोग सोचते हैं कि बस ये सनकपन की वजह से ऐसा कर रहा होगा,
तो वो सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चलता है कि ये तो वाकई में हमें बाहर निकालने पर तुला हुआ है, तो फिर धीरे धीरे उन्हें यकीन होता है। और ये टोरोरो जगह है, वहाँ सैनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए ये चीज़ कहता है कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, इसलिए ये बात माननी पड़ेगी। और भारत क्या करता है कि निरंजन देसाई होते हैं भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, उनको भेजते हैं युगांडा पर कि आप वहाँ में क्या हैं वहाँ आप रिपोर्ट लेकर आओ, युगांडा को समझाओ, वहाँ जो अधिकारी उनसे बात करके आओ। तो वो युगांडा जाते हैं, लेकिन ईदी अमीन नहीं मानता है। और वैसे दोस्तों भारत ने युगांडा पर वो दबाव नहीं डाला था बहुत ज़्यादा, भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना चाहिए था युगांडा पर, लेकिन वो नहीं बनाया, क्योंकि उस समय सरकार दोस्तों बहुत कमज़ोर थी। और उस समय की सरकार थी इंदिरा गांधी की, तो उन्होंने कहा कि ये तो युगांडा का आंतरिक मामला है। इसमें दोस्तों इन्होंने कहा कि जब 90 दिन पूरे हो रहे थे तब भी 55 पाउंड रुपए से ज़्यादा नहीं ले जा सकते थे, यानी केवल 55 पाउंड 1 रुपया होता वहाँ का युगांडा का, तो आप इतना ही ले जा सकते हो। और सामान बेच भी नहीं सकते थे, सामान बेचना भी मना था। अब दोस्तों जो प्रॉपर्टी थी, आप कहोगे कि कैसे उन्होंने, क्या हुआ था उस प्रॉपर्टी का। तो जो पैसे वाले लोग थे, तो पैसे वाले लोगों ने कुछ ने विदेशों में फर्स्ट क्लास की टिकट बुक करवा दी अपने परिवार के लिए, कुछ लोगों ने होटलें बुक करवा दी विदेशों में, मतलब आगे के टाइम की 4-5 महीने बाद की, ताकि वो टिकट कैंसिल करा के रिफंड प्राप्त कर सके। ऐसे जुगाड़ लगे लोगों ने। कुछ लोगों ने बैंक में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र किए, और कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी बेची भी चोरी छिपे। कुछ लोग कीनिया के रास्ते प्रॉपर्टी बेची किसी ने, और किसी लोगों के दोस्तों जो सचेत नहीं थे, और उनका तो पूरा सामान फिर उन्होंने उनको वहीं छोड़ के आना था। कुछ लोगों ने जो ज्वेलरी थी, जो बैंक ऑफ बड़ौदा था वहाँ का, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो वहाँ उन्होंने गिरवी रखा था। और वो सोना जब ईदी अमीन जब हट गया था 1979 में, और जो सरकार चेंज हो गई थी उसकी, तो बाद में कुछ लोग आए थे वापस और ले भी गए थे, कुछ लोग वापस बस भी गए थे। लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशानी हुई उनको। और फिर दोस्तों आप अब ये सोच रहे होंगे कि ये लोग कहाँ गए। तो ये लोग दोस्तों ब्रिटेन में गए, कुछ करीबन इसमें 30,000 लोग ब्रिटेन गए थे, क्योंकि उनको दोहरी नागरिकता थी, ब्रिटेन की भी थी और युगांडा की भी थी। कुछ भारत आए, और कनाडा ने दोस्तों बहुत हेल्प की थी। कनाडा ने जो बाकायदा युगांडा की राजधानी थी कंपाला, तो वहाँ एक केंद्र बनाया था, और वहाँ वो इंटरव्यू लेता था जो ये लोग थे, देश निकाला दे रहा था। और उनमें कुछ लोगों को नागरिकता भी दी थी, कुछ ऑस्ट्रेलिया गए, और इस तरह कोई न्यूजीलैंड भी गया, कोई ब्राज़ील गया। हालांकि दोस्तों अब जो ब्रिटेन में कई लोगों ने अपना जो बहुत अच्छा उद्योग विकसित कर दिया, रिटेल उद्योग बहुत अच्छी मात्रा में है युगांडा के लोगों का अब ब्रिटेन में। अब दोस्तों बात करते हैं उनके सनकपन की, ईदी अमीन के। तो ईदी अमीन के उस समय के स्वास्थ्य मंत्री होते हैं हेनरी कैम्पा। वो एक अपनी किताब लिखते हैं, स्टेट ऑफ ब्लड, द इनसाइड स्टोरी ऑफ ईदी अमीन। उसमें दोस्तों ईदी अमीन के वो कारनामों का खुलासा करते हैं। तो दोस्तों पूरा विश्व अचंभित रह जाता है। तो वो बताते हैं कि ईदी अमीन मानव का मांस खाते थे, ऐसा वो दावा करते हैं। और ऐसे ऐसे दावे करते हैं कि कितने क्रूर शासक थे, वो सारी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जब हमारी मीटिंग होती थी तो वो सेकी बगेरते थे कि जो मैंने मानव का मांस खाया है, और जो मानव का मांस होता है ये तेंदुए से भी ज़्यादा खट्टा होता है, ऐसे वो कहते हैं।
फिर दोस्तों इस तरह उनको बेचारों को छोड़ना पड़ता है युगांडा। ये देखिए ईदी अमीन का फ़ोटो है। ये लोग ज़्यादातर गन्ने की खेती करते हैं, युगांडा के लोग थे। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि ईदी अमीन का तर्क होता है कि जो ऐसे ही लोग हैं इन्होंने युगांडा के लिए कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जब युगांडा छोड़ते हैं तो बताते हैं कि 90% अर्थव्यवस्था जो इन एशियाई लोगों के हाथ में थी, और ये अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है युगांडा की इनके छोड़ने के बाद में, और बहुत ज़्यादा गरीबी के हालात में युगांडा चला जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों रेस्टोरेंट का उद्योग होता है युगांडा में, सभी भारतीयों के पास होता है, तो वो इस तरह पूरा ठप हो जाता है। ये फ़ोटो देखिए युगांडा का। हालांकि दोस्तों देखो किस तरह ये लोग विस्थापित हुए थे युगांडा से, ये लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। कुछ लोग दुकानदारी करते थे, तो दोस्तों बाद में लोग कुछ वापस भी आए थे, कुछ नहीं भी आए थे। देखिए प्लेन से लोग जा रहे हैं, फ़ोटो ये किस तरह लोग शरणार्थी लोग खड़े हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी ईदी अमीन के क्रूरतम शासक की, और भगवान से ये दुआ करते हैं कि ऐसे दिन किसी को नहीं दिखाएं कि जिस तरह के लोगों 60,000 लोगों को, ऐसे लोगों को जो सामना करना पड़ा था दुखद घटनाओं का, ऐसा किसी को सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों इस तरह ये हमारी कहानी ख़त्म होती है, और कल आपसे फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।